हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर और इस वीडियो में आज हम जानेंगे भारत पाकिस्तान की सीमा के बारे में, यानी कि इंडो पाक बॉर्डर क्या है। देखिए, जैसे दुनिया के और सारे देशों के बीच सीमाएं होती हैं, उस तरह से हमारे और पाकिस्तान के बीच भी है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच भी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया पाक बॉर्डर जो है वो दूसरे देशों के बॉर्डर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं वो डिफरेंट क्यों है, उसकी वजह हम जानते हैं आज। तो आज हम इस शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्या है, और इस वीडियो में हम काफी डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्या यहां से शुरू होकर और इस तरह से खत्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां से लेकर और यहां तक आने में इसको 3 अलग अलग स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में। यह बॉर्डर कैसे डिसाइड हुआ, यह बॉर्डर कब डिसाइड हुआ, कब इसका नाम पड़ा, वो सारी चीजें जानते हैं। कितना बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल लीगल है और कितना बॉर्डर ऐसा है जो इंटरनेशनली लीगल नहीं है, या कितना बॉर्डर ऐसा है जिसको मान्यता प्रदान नहीं की गई है, मतलब वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानते हैं। कहां कहां से पाकिस्तान भारत में जो ट्रैवल के लिए परमिशन देता है, या कहां कहां से हम पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए परमिशन देते हैं, कहां से थार एक्सप्रेस चलती है, कहां से बॉर्डर डिसाइड होता है, कहां से बॉर्डर की डिस्टेंस कितनी है, कौन सा बॉर्डर कितना स्टेट्स में अलग अलग किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्या है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो विशेष 3 तरह से बटा हुआ है। मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम पहले तीनों के नाम समझते हैं, फिर उसके बाद तीनों को एक एक करके कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं तीनों के नाम क्या है। देखिए, सबसे पहला हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, मैं इसको अलग अलग कलर से करता हूं। मैं पहला इसको करता हूं ब्लू कलर से, पहला इसको करता हूं ब्लू कलर से। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये वाला जो बॉर्डर है ब्लू कलर में, इसको हम बोलते हैं आईबी, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसको रेड कलर में, और रेड कलर से जो मैं बॉर्डर डिसाइड कर रहा हूं वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आपने ये दो बॉर्डर के नाम तो सुने होंगे। आपने, मुझे लगता है आईबी से ज्यादा नाम आपने LOC का सुना होगा, क्योंकि LOC जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवादास्पद एरिया है, जहां से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारा जो इंडिया का कश्मीर है वो दोनों लगते हैं। और हम ये कहें कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान तो आजाद कश्मीर के नाम से भी जानता है। अभी आपको बताते हैं कि आजाद कश्मीर कितना है, एक्चुअली POK कितना एरिया है, उस पर हम बात करते हैं अभी। और तीसरा हमारा जो बॉर्डर रहेगा वो रहेगा है इसका ग्रीन कलर में, इसको बोलते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो यहां से हमें पता लगा कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरा है हमारा जो LOC है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये एक नियंत्रण रेखा है। और तीसरी बात हम करें AGPL की, जिसको बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यानी कि एक वास्तविक स्थैतिक रेखा है, या ये भू स्थैतिक रेखा है। तो चलिए अब हम तीनों के बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, कहां से शुरू होती है सबसे पहली हमारी आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर जो शुरू होता है वो गुजरात में कच्छ के रन में जो सरक्रीक है वहां से शुरू होता है। तो यहां से शुरू होता है आईबी, और ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब से होता हुआ जम्मू कश्मीर के दक्षिणी सिरे पर जाकर खत्म होता है। देखिए, यह है जम्मू। अब चूंकि अगर हम इंडिया के पुराने मैप की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, ये रीजन्स अलग अलग थे, लेकिन अब बात करें तो अब नए मैप के हिसाब से ये वाला एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर का रहता है, और ये वाला एरिया जो है वो लद्दाख रीजन में चला जाता है, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो अभी हम आज के मैप के हिसाब से पढ़ते हैं। तो देखिए, यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है इंडिया का, जो गुजरात में कच्छ जिले से शुरू होता है सरक्रीक से, और ये जम्मू कश्मीर तक आता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये शुरू होता है सरक्रीक से, सरक्रीक से शुरू होकर, और ये जम्मू वाला एरिया है JNK। जम्मू कश्मीर में दक्षिणी हिस्से पर चेनाब रिवर बहती है, इस तरह से आती है चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर के जस्ट उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में, और इधर से आती है तावी नदी।
ये चेनाब है और यहां पर है तावी नदी। ये चेनाब और तावी जो है वो पाकिस्तान में आकर मिलती हैं। तो इस मिलन यानी कि संगम से, इन दोनों नदियों के संगम से ठीक ऊपर, यानी कि आप कह सकते हैं कि चेनाब नदी के ठीक नॉर्थ में इस जगह को बोलते हैं अखनूर सेक्टर। तो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर कहां से कहां तक है? हमारा आईबी पाकिस्तान के साथ सर क्रीक से लेकर अखनूर तक है। और यह कहां कहां से होकर गुजरता है? यह गुजरता है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से और जम्मू कश्मीर में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर। मैं ये यहां पर राउंड फिगर में बात कर रहा हूं, ठीक है? राउंड फिगर में आप समझिए कि 2400 किलोमीटर का हमारा आईबी है। तो आईबी की जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। अब यहां से एग्जैक्टली इस अखनूर सेक्टर से शुरू होता है हमारा एलओसी। एलओसी जो है वो मैंने यहां पर रेड कलर से ली है, तो रेड कलर से समझते हैं। अब यहां से शुरू होती है एलओसी इस तरह से, और एलओसी जो है वो आपके अखनूर सेक्टर से शुरू होकर और इस पॉइंट तक आती है, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है NJ9842। NJ9842. This is just only a great reference point. It was decided after the 1971 war. और उस टाइम पर एक शिमला एग्रीमेंट हुआ, और शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था वो 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ। और उस शिमला एग्रीमेंट में इस NJ9842 को ग्रेट रेफरेंस पॉइंट माना गया, और यहां तक ही हमारा एलओसी रहा। ठीक, तो अब आप समझिए कि एलओसी की जो डिस्टेंस है वो 740 किलोमीटर है। तो ये तो रहा हमारा आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये है एलओसी 740 किलोमीटर की। अब इसके बाद से एक और नया बॉर्डर शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत में देखिए 1947 में जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस टाइम पर जो लाइन खींची गई थी जिसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन सिर्फ वही थी जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, यही थी। तो पहला कंफ्यूजन तो आप ये दूर करिए कि भारत पाकिस्तान की जितनी भी सीमा है वो टोटल रेड क्लिफ लाइन है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल और केवल इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि 2400 किलोमीटर लंबा है, सिर्फ उसी को हम कह सकते हैं क्या? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन इज जस्ट ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके बाद तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आई? एक्चुअली 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर कश्मीर को छीनने की पाकिस्तान ने कोशिश की, जिसके लिए उसने कुछ किराए के टट्टू, जिनको मर्सनरीज बोलते हैं, उसने भाड़े पर लिए हुए लड़ाके भारत पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे। और उस समय पर यहां राजा हरि सिंह का शासन था, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस टाइम पर मदद मांगी। तो उस टाइम पर चूंकि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से कुछ यहां पर सेनाएं भेजी, और जब यहां पर पुलिस बल हमारा सेना गई तो उस टाइम पर हमने इनको यहां रोक लिया। उसके बाद यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में चला गया और वहां से स्टे लग गया, और तब से यह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा खींच दी गई। हम बात करते हैं कि एलओसी होती क्या है। देखिए, एलओसी ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, एलओसी दुनिया में कई देशों के बीच में है। एलओसी एक ऐसी सीमा रेखा होती है जिसको इंटरनेशनली लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन वो दो देशों की सेनाओं के बीच एक आपसी समझौता होता है। यह सेना कहेगी ठीक है हम आपके में नहीं जाएंगे, और वो सेना कहेगी कि हम आपके में नहीं आएंगे। मतलब नियंत्रण सीमा रेखा, यानी कि दोनों देशों की सीमाएं, दोनों देशों की सेनाएं इस सीमा पर नियंत्रित हो जाएंगी। ना हम आपके में जाएंगे ना आप हमारे में आएंगे। ऐसी सीमा रेखा को कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो इस सीमा पर कंट्रोल रहेंगी, लेकिन एक दूसरे के में नहीं जाएंगी। लेकिन हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है कि पाकिस्तान यहां पर सेना तो नहीं भेजता है, लेकिन सेना की मदद से यहां आतंकवादियों की इंट्रूडिंग कराता है, मतलब यहां पर घुसपैठ कराता है। तो इसलिए यह वाला एरिया हमारे लिए सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया है, क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, जबकि आईडी जो हमारा आईबी है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है। मतलब इसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। ये हमारा जो है ये रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है।
जबकि ये हमारा रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। तो हम कहेंगे, फिर से एक बार देखते हैं कि सर क्रीक से लेकर अखनूर सेक्टर तक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से होकर जम्मू तक जाकर जो रेखा हमारी है वो उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी, और यही है रेड क्लिफ लाइन, इसी को बोलते हैं हम रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। अखनूर सेक्टर से शुरू होकर और ग्रेट रेफरेंस पॉइंट NJ9842 तक जो सीमा है वो हमारी एलओसी है। अब एलओसी के आगे कौन सी सीमा है उसको देखते हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से देखा, इसको बोलते हैं एजीपीएल। यहां से शुरू होती है और यहां तक ये पॉइंट जो है ऊपर NJ9842 जो है, और उससे ऊपर 110 किलोमीटर तक जो रेखा जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, और ये है 110 किलोमीटर की। इसका नाम है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो देखिए एलओसी कितना है हमारा, 740 किलोमीटर, एजीपीएल कितना है, 110 किलोमीटर। अब आप देखेंगे कि जो एजीपीएल का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल पॉइंट है, ये भारत का भी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी है, यानी कि ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इंदिरा कॉल जो है वो हमारा कहां पर है, वो हमारे उत्तरी हिस्से में है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में किसको, चाइना को लीज पर दे दिया था, या इसको सेल आउट कर दिया था। यानी कि ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये 5180 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो था, इसको नाम दिया गया है सक्सगम वैली। सक्सगम वैली। तो आप ध्यान रखेंगे, ये वाला जो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, उसका एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिस एरिया इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय चाइना, एंड इसका नाम जो रखा गया है वो है सक्सगम वैली। दिस एरिया कनेक्ट्स पाकिस्तान टू द सिक्यांग प्रोविंस ऑफ चाइना। यहां पर चीन का सिक्यांग प्रांत है, सिक्यांग प्रोविंस है, इसको दूसरे शब्दों में झिंगियांग भी बोलते हैं। तो ये यहां पर चाइना ने एक हाईवे बना रखा है जिसको बोलते हैं काराकोरम हाईवे, क्योंकि ये काराकोरम रेंज है, तो काराकोरम रेंज से जो हाईवे बना है उसको काराकोरम हाईवे बोलते हैं, और दैट काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू सिक्यांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चलिए अभी हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कैसे पीओके पर भारत पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसकी वजह क्या थी, आज की डेट में पीओके की क्या स्थिति है, और यहां पर चाइना का क्या रोल है, चाइना पाकिस्तान मिलकर क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगा जो इंडो पाक डिस्प्यूट पर होगा। अभी हम सिर्फ बॉर्डर की बात करेंगे। तो देखिए यहां से आईबी शुरू होता है, थोड़ा आईबी के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर, देखिए सबसे पहली चीज इंटरनेशनल बॉर्डर की यह है कि यह एक 2400 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बॉर्डर है, जिसको कि हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर जो टोटल कंट्रोल रहता है वो गृह मंत्रालय का रहता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर का जो सुपरविजन है वो किसके अंडर कंट्रोल है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल है, यानी कि गृह मंत्रालय करता है। इसके बाद में यहां से चिनाब नदी और जो तावी नदी का जो संगम है उसके नॉर्थ में, यानी कि जम्मू कश्मीर के साउथ में, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के लिए। यहां से ग्राउंड पिलर नंबर 1 शुरू होता है, जो मैंने अभी सर क्रीक विवाद वाले टॉपिक में आपको बताया था जैसे पिछले वीडियो में, कि यहां से पिलर नंबर 1 शुरू होता है और 1175 जाकर कहां खत्म होता है, सर क्रीक में आकर खत्म होता है। तो यहां पर एक जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग चिकन नेक। एक्चुअली इंडिया में 2 चिकन नेक हैं, एक तो चिकन नेक यहां पर चंद्रभागा या चिनाब तावी के बीच में है जो चिकन नेक कहलाती है, और दूसरी चिकन नेक जो है वो भारत में वेस्ट बंगाल में जाकर है। वेस्ट बंगाल का वो हिस्सा जो बांग्लादेश और सिक्किम के ठीक बीच में है, उसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो वहां पर भी एक चिकन नेक है। चिकन नेक का मतलब होता है एक पतला सा स्थलखंड, तो यहां पर भी ऐसा ही है और वहां पर भी ऐसा ही। तो इंडिया में 2 चिकन नेक हैं, एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में है और एक है हमारा यहां जम्मू कश्मीर में। तो इस चिकन नेक, अच्छा यहीं पर पास में है हाजी पीर पास। हाजी पीर पास आपने सुना होगा। हाजी
पीर पास जो है वो हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर का भी एक हिस्सा रहा है, और हाजी पीर पास वही जगह है जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक सैनिक थे जो शहीद हुए, जिनका नाम हेमचंद था। तो उस शहीद सिपाही का सर काट लिया गया था, जो पाकिस्तानी रेंजर्स ने सर काट लिया था। अब चूंकि इसको पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसा किया गया काम था जिसकी हम जितनी ज्यादा निंदा करें उतनी ही कम है, तो ये एक बहुत गलत काम हुआ था इंडियंस के साथ में। तो वहां पर ये हाजी पीर पास वही जगह है। तो यहां से लेकर और NJ9842 तक 740 किलोमीटर का जो एलओसी है, इस एलओसी पर जो अंडर कंट्रोल है वो कंट्रोल किसका है? ये गृह मंत्रालय का नहीं है। यहां पर रक्षा मंत्रालय मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी। तो आप समझ लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, और एलओसी जो है वो रक्षा मंत्रालय और इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आती है। इसके बाद तीसरा है हमारे पास में एजीपीएल। एजीपीएल की बात करें तो एजीपीएल एक्चुअली वो जगह है जहां से जो मुद्दा शुरू हुआ वो 1984 में शुरू हुआ, मतलब 1984 में शुरू हुआ। तो 1984 में चूंकि पाकिस्तान के साथ एक ऑपरेशन मेघदूत चला था, और तब हमने जाकर सियाचिन को फ्री कराया ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, तब हमने ये एजीपीएल डिसाइड की 110 किलोमीटर। यहां पर किसी भी तरह का कोई सिविलियन मूवमेंट नहीं होता, इनफैक्ट किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, यहां सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस ही डिप्लॉय रहते हैं। तो ये वाला जो एरिया भी है वो भी आता है रक्षा मंत्रालय मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस इंडियन आर्मी, यानी कि ये वाला एरिया भी जो है वो कंट्रोल करता है कौन? हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारा इंडियन आर्मी, ये दो चीजें। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसको किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है? यह है गृह मंत्रालय के द्वारा। जो एलओसी है वो रक्षा मंत्रालय और इंडियन आर्मी के द्वारा, वो अखनूर सेक्टर से लेकर NJ9842 तक है, और NJ9842 से लेकर इंदिरा कॉल तक 110 किलोमीटर लंबा है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो कि रक्षा मंत्रालय और इंडियन आर्मी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहां एजीपीएल का जस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, मतलब उत्तरतम बिंदु, और ये उत्तरतम बिंदु जाकर जिस जगह खत्म होता है वहां पर शुरू होती है सक्शगम वैली। सक्शगम वैली जो है वो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है अभी, सॉरी चाइना के अंडर कंट्रोल है, जो कि पाकिस्तान ने उसको सेल आउट कर दी थी 1963 में। मैं आपको लिख देता हूं कि ये एरिया 1963 में चाइना को दिया। किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया, और पाकिस्तान ने यहां पर क्या बना लिया? एक काराकोरम हाईवे बना लिया। तो आपने अब एक चीज और देखते हैं, क्या एलओसी का नाम शुरू से एलओसी था? नहीं। जब हमने 1947 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो उस टाइम पर ये जो रेखा खींची गई, ये जो लाइन थी, तब इसको बोलते थे सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन। लेकिन 3 जुलाई 1972 को एक शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ कि इस एलओसी जो सीज फायर लाइन था उसका नाम एलओसी कर दिया गया। क्या किया गया भाई? इसका नाम एलओसी कर दिया गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एजीपीएल के बारे में। ये जो एजीपीएल है ये यहां पे ग्योंगला, बिलाफोंडला, सियाला और साल्टोरो रेंज के साथ साथ ऊपर जाती है, और स्पेशली ये साल्टोरो रेंज के साथ साथ इसके उत्तर पश्चिम दिशा में 110 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके इंदिरा कॉल तक जाती है। यहां पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि यह दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड इज सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो अकेला एक ग्लेशियर नहीं है, बल्कि ये 4-5 अलग अलग ग्लेशियर से मिलकर बना हुआ है। जैसे सियाचिन हो गया, उसके बाद में आपका बाल्टोरो हो गया, बीएफओ हो गया, हिस्पर हो गया, ऐसे ग्लेशियर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सियाचिन जो है वो एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब सियाचिन के बारे में एक स्पेशल बात क्या, देखिए जो सियाचिन है वो इस पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर अगर हम ग्लेशियर्स को छोड़ दें, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दें, अगर हम ध्रुवों को छोड़ दें तो ध्रुवों के बाद दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है तो दुनिया का सबसे पहला बड़ा ग्लेशियर कौन सा है ध्रुवों के बाद? तो उसका नाम है फेदचेनको हिमानी, ताजिकिस्तान। तो दुनिया का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि दुनिया का ध्रुवों को छोड़कर
सबसे बड़ा पहला ग्लेशियर जो है वो ताजिकिस्तान का फैद चैन को हिमानी है, और उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि इंडिया में। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा रैपिड इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी, जिसको कि इंटरनेशनली लीगली रिकॉग्निशन मिली हुई है। उसके बाद दूसरा होता है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, जिसको कि हम 1972 शिमला एग्रीमेंट से पहले इसको क्या बोलते थे, सीज फायर लाइन बोलते थे। और उसके बाद तीसरा आता है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इनकी हम जरा लोकेशन देख लेते हैं कि जो गुजरात के कच्छ जिले के सरक्रीक से लेकर अखनूर सेक्टर तक जम्मू कश्मीर में आईबी है जो कि 2400 किलोमीटर का है। उसके बाद में अखनूर सेक्टर से लेकर एनजे 9842 तक एलओसी है जो कि 740 किलोमीटर की, और एनजे 9842 से लेकर इंदिरा कॉल तक 110 किलोमीटर में क्या है हमारा एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक और बात समझते हैं, यहां से जैसे ही इंदिरा कॉल खत्म होता है यहां पर सक्सगम वैली शुरू हो जाती है। सक्सगम वैली जो है वो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। इसको 1960 चाइना के अंडर कंट्रोल है। इसको 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को सेल आउट कर दिया था, और चाइना ने यहां पर काराकोरम हाईवे बना लिया है। इस काराकोरम हाईवे का महत्व क्या है और हम इस काराकोरम हाईवे की वजह से सियाचिन पर क्यों हैं, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम एक बात करते हैं कि कहां कहां पर क्रॉसिंग्स हैं, मतलब हम इस बॉर्डर में कहां कहां पर पाकिस्तान में जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे जो मेन और फेमस बॉर्डर है वो है हमारा बाघा बॉर्डर, जिसको हम लोग अटारी बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से हम ट्रेड एंड ट्रैवलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में जाने के लिए। तो एक सिंपल सी बात हो गई, हमारा बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर आता है हमारा मुनाबाव क्रॉसिंग, जिसको कि हम बाड़मेर में जानते हैं। देखिए, मुनाबाव क्रॉसिंग बाड़मेर में वो क्रॉसिंग है, भारत के राजस्थान जिले में है मुनाबाव क्रॉसिंग। मुनाबाव क्रॉसिंग ही वो क्रॉसिंग है भारत पाकिस्तान के बीच में जहां से हमारी थार एक्सप्रेस चलती है। आपको अगर पता नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि थार एक्सप्रेस भारत में राजस्थान के जोधपुर से चलती है। जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है, तो जोधपुर में भगत की कोठी से चलना शुरू करती है और कहां तक जाती है, पाकिस्तान के कराची तक जाती है। तो जो थार एक्सप्रेस है वो किस क्रॉसिंग से चलती है, वो चलती है बाड़मेर की मुनाबाव क्रॉसिंग से। तो मुनाबाव क्रॉसिंग से चलने वाली थार एक्सप्रेस जोधपुर की भगत की कोठी से शुरू होकर और पाकिस्तान के कराची तक जाती है। एक तीसरी और क्रॉसिंग की बात करें जिसका काफी फेमस नाम रहा, और उसको बोलते हैं लोंगेवाला। देखिए, लोंगेवाला एक ऐसी क्रॉसिंग थी पहले जो कि जब हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो यहां पर एक टैंक युद्ध हुआ था। ये जो है वो जैसलमेर में है। लोंगेवाला क्रॉसिंग जो है वो जैसलमेर में है, और लोंगेवाला क्रॉसिंग जो है युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के टाइम पर इसको भारत पाकिस्तान में बंद कर दिया गया था, और तब से लेकर ये बंद है। एक चीज के बारे में और स्पेशल आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो टैंक युद्ध हुआ था उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध जो है वो लोंगेवाला में ही हुआ था। यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था जिस पर बॉर्डर मूवी बनी है, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा चित्रों के साथ देखना है, उसको एक एज अ वीडियो अगर देखना है तो आप बॉर्डर मूवी देखिए। बॉर्डर मूवी में वही लोंगेवाला युद्ध दिखाया गया है। यहां पर एक थनोट माता का मंदिर भी है, और कहा जाता है यहां पर बहुत सारे बंबार्डमेंट हुआ था, लेकिन उस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो मंदिर आज भी है और बहुत सारे ट्रैवलर्स वहां घूमने जाते हैं। तो लोंगेवाला क्रॉसिंग जो है वो बंद है आज की डेट में, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैंक युद्ध लोंगेवाला जैसलमेर में ही हुआ था, और पहला सबसे बड़ा टैंक युद्ध जो था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे कि बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, मुनाबाव क्रॉसिंग और जो हमारा लोंगेवाला क्रॉसिंग है ये भारत पाकिस्तान के बीच की कुछ क्रॉसिंग्स हैं। यहां पर एलओसी पर क्या होता है कि ट्रेड एंड ट्रैवलिंग कुछ स्पेशल परमिट देकर की जाती है। ट्रेड एंड ट्रैवलिंग कुछ बहुत स्पेशल परमिट देकर की जाती है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग नहीं होती है। अब एक बात करें कि जो एलओसी में हमने भी देखा कि जो एलओसी को कंट्रोल करता है वो रक्षा मंत्रालय और इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन एलओसी पर जो ट्रेड एंड ट्रैवलिंग का परमिट दिया जाता है वो होता है वो हमारे गृह मंत्रालय देता है। मतलब उसको जो इश्यू किया जाता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर गृह मंत्रालय सिर्फ परमिट इश्यू करने की अपने राइट्स रखता है, इसके अलावा गृह मंत्रालय के राइट्स नहीं है। यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी यहां पर कंट्रोल करती है पूरी तरह से। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि क्या है आईबी, आईबी की लेंथ क्या है, उसके बाद क्या है एलओसी, एलओसी की लेंथ क्या है एजीपीएल, एजीपीएल की लेंथ क्या है। ये ग्रेट रेफरेंस पॉइंट एनजे 9842 कब डिसाइड हुआ, ये शिमला एग्रीमेंट के टाइम पर डिसाइड हुआ। तो इस वीडियो में आप इतनी सिर्फ बॉर्डर के बारे में समझे होंगे। अब ये बॉर्डर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद क्यों है, ये विवाद की वजह क्या थी, और इस विवाद के टाइम पर कैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुए, वो दोनों वॉर्स के बारे में हम बात करेंगे। 47 का वार के बारे में बात करेंगे, उसका 65 के वॉर के बारे में बात करेंगे, उसका 71 के वॉर के बारे में बात करेंगे, फिर हम कारगिल वॉर के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बात अब हम अगली वीडियो में करेंगे, उसमें एक डिटेल से जानेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद क्यों रहा और उस विवाद के नतीजे क्या रहे हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।